दिल एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ है जिस दे जुड़न दे नाल जिस दे टुटण दे नाल बहुत सारे गीत बने, बहुत सारी शायरी हुई। असी हरेक रिश्ते नूं या हरेक रिश्ते नाल जुड़ियां भावनावां नूं दिल नाल जुड़िया होया वेखदे हां। असल विच ये दिल किवें काम करदा है, दिल दा जिहड़ा हार्ट अटैक है अज दे समय दे विच सब तो ज़्यादा वधिया होया है। ये क्यों हो रहा है, खास करके नौजवानों दे विच, इहदे बारे जिहड़ी है गलबात सारी साडी इस विषय ते होएगी। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसको हम इमोशनली जोड़ के देखते हैं, है ना? देखिए ये चीज़ें जो है ना, शुरू में ऐसा लगता कि जो है कि इमोशन से रिलेटेड नहीं है। हार्ट बिल्कुल इमोशनलेस है और हार्ट का अपना काम है और ये सब चीज़ें गलत है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी नई डिजीज़ेस डिटेक्ट हुई हैं, बहुत सारी नई रिसर्च हुई है कि इमोशन का हार्ट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। कई ऐसी डिजीज़ है, जैसे एक जापानीज़ नाम है टाकोसुबो, वो एक ऐसी डिजीज़ है जो सडन जो है ना किसी को शॉक लगता है सडन किसी चीज़ का, तो उसमें एक तरह का हार्ट अटैक कह लें या हार्ट फेलियर कह लें, ऐसा पॉसिबल है। डॉक्टर साहब अजकल दियां जिस तरह ਦੀਆਂ न्यूज़ ने जिहदे विच आपां यूथ की गल करिए, है ना, बहुत सारा यंग बच्चे ने जिहड़े उन्हां दे बारे सुनने को मिलता जी, वो रात को सुत्ता सी, सवेरे उठिया नहीं, चैक कराया तो डॉक्टर ने हार्ट अटैक किया। बहुत सारे मतलब इदां दी न्यूज़ ने, की रीज़न लगता? देखिए सडन डेथ जैसे कहते हैं कि सडन रात में सोते सोते डेथ होना, वो कई रीजंस होते हैं। ये बहुत सारी डिजीज़ेज जो होती हैं वो अनडायग्नोज रहती हैं और उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं अनफॉर्चुनेट कि एक बार हुआ और रात में ही सोते में चले गए, तो वो दूसरी डिजीज़ होती है, वो हार्ट अटैक की वजह से यूजुअली नहीं होती। उसे कहते हैं क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। वो जेनेटिक होता है, लगभग 10,000 लोगों में किसी एक को हो सकता है। हार्ट दे लई ईसीजी दा रूटीन चेकअप किन्ने क महीनों होना चाहिए है? देखिए एक तो ये है कि जो जैसे ईसीजी जो है, अगर किसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी एक ईसीजी कर लेने में कोई नुकसान नहीं, प्रॉब्लम नहीं कोई इसे जस्ट लाइक सिंपल एक्सरे जैसे देखने के लिए। तो ईसीजी जो है ना, इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ द हार्ट। जिस तरह दिल दे टुट्टे दा ते जुड़न दा नहीं पता लगता, तुहाडा मूड किहड़े टाइम खराब हो जाए, उस तरह दिल दी बीमारी दा भी जल्दी नहीं पता लगता। कुछ रीजंस जिद्दां तुसीं कह रहे हो कि सिम्टम्स होंदे ने, वो किहड़े सिम्टम्स ने, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए आपके हिसाब से आज की डेट में? सबसे पहले तो जो है ना, जो भी कोई है जैसे यंग है या इवन मिडिल एज भी है, तो उसमें उसको ये देखना है कि मुझे रिस्क फैक्टर क्या है। 5 रिस्क फैक्टर्स बड़े कॉमन हैं, बहुत ओल्ड हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर जी, किसी को डायबिटीज़ होना, ओबेसिटी ओवरवेट होना, स्मोकिंग करना, चौथा है कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, जिसे डिस्लिपिडीमिया कहते हैं। ये 5 रिस्क फैक्टर तो बड़े स्टैंडर्ड हैं, ये चीज़ देखने चाहिए। हार्ट को लेकर सर वॉल्व और स्टंट ये बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, किस सिचुएशन में एक डॉक्टर रिकमेंड करे? स्टेंट जो होता है नॉर्मली जो है ना, जैसे हार्ट अटैक अगर होता है या कोई आर्टरी में ब्लॉकेज है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, उसको अंदर से क्लीन जो है रिमूव करने के लिए, जब ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए वो डिप्लॉय करते हैं स्टेंट। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि अगर हमने वॉल्व हमने करवाया है या स्टंट हमारे अंदर है हमारी बॉडी में अब, तो हम कुछ भी खा सकते हैं, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल है। आपको क्या लगता है? RPD 24 ਵੇਖ ਰਹੇ तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं शीतल ठाकुर। दिल की अज गल करांगे क्योंकि दिल एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ है जिस दे जुड़न दे नाल जिस दे टुटण दे नाल बहुत सारे गीत बने, बहुत सारी शायरी हुई। असी हरेक रिश्ते नूं या हरेक रिश्ते नाल जुड़ियां भावनावां नूं दिल नाल जुड़िया होया वेखदे हां, जिवें कि दिल दा मामला है। सो ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ मामला है साडा अज जिहदे ते असीं गलबात करन जा रहे हैं। असल विच गीतां दे विच जां फिर शेरो शायरियां दे विच जिस तरीके दा दिल विखाया जांदा है, विज्ञान कहंदी है कि दिल ओहो जिहा नहीं हुंदा। दिल दी शेप भी होर हुंदी है ते दिल दी कार्यशैली भी वखरी हुंदी है। असल विच ये दिल किवें काम करदा है, दिल दा जिहड़ा हार्ट अटैक है अज दे समय दे विच सब तो ज़्यादा वधिया होया है। ये क्यों हो रहा है, खास करके नौजवानों दे विच, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। इस टॉपिक के उत्ते गलबात करने लिए साडे नाल
कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनवर खान जी मौजूद ने। सर स्वागत है। थैंक यू। एज अ डॉक्टर पहला मैं जानना चाहूँगी, बहुत सारे गीत बनते हैं दिल ते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? दिल के बारे में देखिए, जो है सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। हाँ। तो मैं शुरू से ही जब MBBS पास किया तो मुझे एक ये सब्जेक्ट जो है ना कार्डियोलॉजी, हाँ। जो हार्ट की डिजीज़ होते हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। हाँ। तो उसमें इंटरेस्ट था और मैं जो है ना शुरू से ही जो है ना कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था। हालांकि मेरे कई टीचर्स थे, उन्होंने मुझे और भी रिकमेंडेशन किए दूसरी भी स्पेशलिटीज़, बट मेरा समाओ मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा था तो मैं इसलिए इसमें बहुत ऐसा कोई इमोशनल एस्पेक्ट नहीं था। हाँ। बट ये हाँ कि इंटरेस्ट था इसमें हार्ट की डिजीज़। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसको हम इमोशनली जोड़ के देखते हैं जी ना। हाँ। देखिए ये चीज़ें जो है ना शुरू में ऐसा लगता था कि जो है कि इमोशन से रिलेटेड नहीं है। हार्ट बिल्कुल इमोशनलेस है और हार्ट का अपना काम है और ये सब चीज़ें गलत है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी नई डिजीज़ेस डिटेक्ट हुई हैं, बहुत सारी नई रिसर्च हुई हैं कि इमोशन का हार्ट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं या सडन शॉक होता है, जैसे पहले फिल्मों में दिखाया जाता था कि सडनली शॉक हुआ, कोई सम सैड न्यूज़ और उसमें जो है ना फिल्म में किसी को हार्ट अटैक हो जाता था। शुरू में ये लगता था कि ये शायद ड्रामेटिक है काफ़ी, लेकिन अभी जो है ना कई ऐसी डिजीज़ है, जैसे एक जापानीज़ नाम है टाकोसुबो, वो एक ऐसी डिजीज़ है जो सडन जो है ना किसी को शॉक लगता है सडन किसी चीज़ का, तो उसमें एक तरह का हार्ट अटैक कह लें या हार्ट फेलियर कह लें, ऐसा पॉसिबल है। तो हार्ट हालांकि अपना काम करता है शुरू से ही, जस्ट फ्रॉम बर्थ टिल एंड हार्ट हमेशा काम करता रहता है। हार्ट रुकता नहीं है कभी भी, ना दिन में ना रात में, बट बहुत सारे इमोशनल इफेक्ट होते हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ता है हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। बस ये आपका मानना है? यस, मेरा ही नहीं मानना है ये, नाउ इट इज अ रिसर्च, इज अ प्रूवन थिंग। सीधे तो एक डिजीज होते है टाकोसुबो, उसको जापानीज नाम है। तो उसमें होता है अगर सडनली किसी को एकदम से शॉक लगे तो उसमें पेशेंट हार्ट फेलियर में जा सकता है और वो कंडीशन भी बिल्कुल हार्ट अटैक से मिलती होती है। तो वो डिजीज़ जो है ना डिटेक्ट हुई और वो इमोशन से रिलेटेड है। अच्छा। डॉक्टर साहब ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ नहीं, चेक कराया तो डॉक्टर ने हार्ट अटैक किया। बहुत सारे मतलब इदा दी न्यूज़ ने की रीज़न लगता है? देखिए सडन डेथ जैसे कहते हैं कि सडन रात में सोते सोते डेथ होना, वो कई रीजंस होते हैं। ये बहुत सारी डिजीज़ जो होती हैं वो अनडायग्नोज रहती हैं और उसको हम हार्ट अटैक बोलते थे। ज़रूरी नहीं है अगर रात में सोया है और सुबह नहीं उठा है तो उसमें जो है ना हार्ट अटैक हुआ हो। कुछ डिजीज़ होती हैं जो कि कुछ जेनेटिक होती हैं, कुछ एक्वायर्ड होती हैं, सिचुएशनल होती हैं, उसमें कुछ ECG में एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, उसे कहते हैं QT प्रोलॉन्गेशन। जी। तो ऐसा जेनेटिक भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। तो वो कंडीशन ऐसी होती है जिसमें सडन कार्डियक अरेस्ट होने का रिस्क रहता है ऐसे लोगों में। तो वो लोग जो होते हैं ये अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं जिन्होंने कभी कुछ फील ही नहीं किया, अचानक एकदम से जो है ना कार्डियक अरेस्ट होता है। कुछ लोगों में पहले से थोड़े सिम्टम्स आ जाते हैं, तो वो जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो इसलिए होता है कि सडनली हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, उसे कहते हैं वेंटिकुलर टैकार्डिया या वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। वो सिचुएशन कुछ लोगों में शुरू में टेम्पररी होती है, फॉर शॉर्ट सेकंड हुई तो उसमें सडनली उनको जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, फिर रिकवर कर जाएंगे। रिकरेंट सिंकोपल अटैक जिसे कहते हैं, बार बार बेहोशी आना। तो कुछ होते हैं, कुछ लोग होते हैं अनफॉर्चुनेट कि एक बार हुआ और रात में ही सोते में चले गए, तो वो दूसरी डिजीज होती है, वो हार्ट अटैक की वजह से यूजुअली नहीं होती है, उसे कहते हैं QT प्रोलॉन्गेशन। वो जेनेटिक होता है, लगभग 10,000 लोगों में किसी एक को हो सकता है। तो वो चीज़ें जो होती हैं अगर हम जैसे ECG डिटेक्ट करें, रूटीन वाले जो ECG होते हैं अगर हम उसको करें तो उसमें डिटेक्ट किया जा सकता है। फिर ऐसे लोगों में अगर पता लग जाता है कि ये QT प्रोलॉन्गेशन है, ECG में एक पर्टिकुलर इंटरवल होता है जिसे कहते हैं QT प्रोलॉन्गेशन, तो उनमें कुछ जेनेटिक टेस्ट हैं, उसको करने से वो डायग्नोसिस हो जाती है। फिर ऐसे पेशेंट्स में कुछ मेडिकेशन भी है, कुछ में ICD लगाते हैं कि डिवाइस होती है कि वो डिटेक्ट कर लेती है किसी टाइम अगर ऐसा कार्डियक अरेस्ट होता है तो वो उसको रिवर्ट कर देती है।
ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ECG ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਤੇ। ਹਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ECG ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? देखिए, एक तो ये है कि जो जैसे ECG जो है, अगर किसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी एक ECG कर लेने में कोई नुकसान नहीं प्रॉब्लम है। नहीं कोई इसे जस्ट लाइक ए सिंपल एक्सरे जैसे देखने के लिए। तो ECG जो है ना, इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ द हार्ट कि वो कैसा काम कर रहा है, वो सारे इंटरवल ठीक है, कोई ब्लॉक तो नहीं। बहुत सारी डिजीजेज होती हैं शुरू में एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, कोई सिम्टम्स ही नहीं होते, लेकिन वो ECG देख के डिटेक्ट की जा सकती हैं और आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इन पेशेंट्स में आगे चल के कोई रिस्क आना है कि नहीं आना है। तो सिंपल ECG है, वो ECG करके जैसे आप अपना फ़ोटो खिंचाते हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं, कोई वो नहीं सोचते हैं। नाउ डेज एनीबडी इज़ हैविंग ए कैमरा, अपना फ़ोटो खींच लेता है, सेल्फी ले लेता है। तो उसी तरह एक दिल की सेल्फी जो है वो ECG है। ECG हाँ, उसकी आप करके ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕੇसेस ਚ ਹੋਣਗੇ? देखिए, जो सबसे कॉमनेस्ट डिजीज़ है जिसे कहते हैं ना हार्ट अटैक, जिसकी वजह से होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ जो है ना, जो जैसे हमारी जो आर्टरीज होती हैं होल बॉडी, नॉट ओनली हार्ट, होल बॉडी, वो नॉर्मली बिल्कुल स्मूथ होती हैं। जो उसकी इनर लाइनिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड एंडोथीलियम, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन करती है। अगर एंडोथीलियम मेंटेन है तो वो आर्टरीज को जो है सारे फंक्शन बढ़िया रहते हैं। आर्टरी में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, सारे वही ब्लड पार्टिकल्स हैं, उसमें कोई ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लीडिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो एंडोथीलियम डैमेज होने लगती है तो फिर जो है ना आर्टरी के वॉल के अंदर लीकेज होने लगता है। तो जो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल फ्लो कर रहा है वो भी अंदर डिपोजिशन होगा। बहुत सारी सेल्स होती हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स, वो भी डिपोजिशन होती है। वो डिपोजिशन जो है दैट लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, इन्फ्लेमेटरी सेल्स और उसके जो है नेक्रोटिक मटीरियल, ये सारा मिलके अंदर प्रोट्रूजन बनाते हैं। उसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जी। वो अंदर आर्टरी के अंदर बढ़ता जाता है, वो प्रोट्रूजन, ठीक है, वो अंदर बढ़ता जाता है। जब वो एक लेवल से ज़्यादा क्रॉस हो जाता है तो ब्लड फ्लो रुकने लगता है। ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं रहता, नॉर्मल स्पीड से नहीं रहता। तब पेशेंट को जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, जितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की हार्ट को उतनी नहीं मिल पाती, तो सिम्टम्स शुरू होते हैं। उसे कहते हैं एंजाइना। तो शुरू की कंडीशन में जब होती है, जब अगर ब्लॉकेज हो गया फॉर एग्जांपल 50% तक तो कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, 60-70% हो जाता है तब सम सिम्टम्स स्टार्ट के वो बहुत एक्सर्शन करेगा तो तकलीफ होगी। जब ये 80-90% होने लगते हैं तो फिर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में पेन होने लगता है। तो ये चीज़ फ्लो बढ़ता रहता है। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ये जैसे फ्लो बढ़ता है, ये ज़रूरी नहीं है सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन ही करे जी। ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो सिंपल पेन होगा, आपको पता लग जाएगा। कई बार ऐसा होता है जो ये अंदर प्लाक बने, ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, उसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो रप्चर कर जाती है और वहाँ पे क्लॉट बन जाता है। ये ब्लड क्लॉट बनने से वो पूरी अंदर के जो ल्यूमेन है आर्टरी का, पूरी जो अंदर से जो है रास्ता ऐसा रोक देता है, उस क्लॉट बनने की वजह से हार्ट अटैक होता है। ये किसको होना है? अगर किसी को 30% ब्लॉक है उसको भी हो सकता है, किसी को 80% ब्लॉक है उसको भी हो सकता है। अच्छा, तो फर्क इतना है कि जिसको 80% है तो उसको तो पहले से सिम्टम्स आने हैं, वो पहले से जानता है कि मैं चलता हूँ, मुझे दर्द होता है, एंजाइना है, तो उसे मालूम है डिजीज है। लेकिन जो 30% वाला है उसको कोई सिम्टम्स ही नहीं है। अच्छा, उसे मालूम ही नहीं है, ज्यादा रिस्क है। उसको हाँ, उसको जब होता है तो वो पहला एपिसोड होता है। तो लगभग ये देखा गया लगभग 50% जो इवेंट्स होते हैं हार्ट अटैक के, वो एज ए फर्स्ट इवेंट होते हैं, उससे पहले उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो इसलिए जो है ना ये रिस्क उनमें ज़्यादा होता है जिसमें कि जगह डिपोजिशन है और सडनली जो है वो प्लाक रप्चर कर गया, उनकी वजह से। ओके, व्हाट अबाउट अ साइलेंट हार्ट अटैक? इसी को जो है ना साइलेंट कभी कभी बोल देते हैं। साइलेंट का मतलब होता है कि सिम्टम्स ज़्यादा नहीं हुए। तो नॉर्मल जब भी होता है, अगर किसी को पेन ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो यूजुअली पेन होता है सम फॉर्म्स। पेन क्या होता है कि पेन ज़रूरी नहीं है हार्ट के ऊपर हो। हार्ट का अटैक का पेन कभी भी हार्ट के ऊपर नहीं होता। अच्छा, हार्ट का जो होता है, जो उसकी नर्व्स होती हैं और बॉडी के सरफेस एरिया से जो मैच करती हैं, वहाँ पे होता है।
तो सबसे कॉमन है कि बीच में जो है ना रेट्रोस्टर्नल एरिया कहलाता है चेस्ट का, वहाँ पे पेन होना। किसी को नेक में पेन होगा, किसी को जॉ में पेन होगा, किसी को ये पेन जो है ना आर्म्स बाजू पे भी आता है। तो ये अलग अलग वैरायटी है, सबको एक तरह का पेन नहीं होता जी, सबको एक सीवियरिटी का पेन नहीं होता। किसी को बहुत सीवियर पेन हो सकता है, किसी को बहुत हल्का पेन हो सकता है, किसी को सिंपल हैवीनेस लग सकती है। तो वो कहेगा ये हैवीनेस तो कुछ ज़्यादा नहीं है। बहुत से लोग उस हैवीनेस को सोचते हैं गैस्ट्रिक अपसेट। तो बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं इस तरह के होते हैं कि मुझे जो पेट खराब है या मैंने कुछ खा लिया गैस्ट्रिक अपसेट हो गया, तो उस तरह के सिम्टम्स भी आते हैं। किसी को जो अगर कोई मेजर आर्टरी बंद होती है तो उसकी वजह से सांस फूलने लगती है, अचानक किसी का सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस, तो दीज आर बैड साइन। या सडनली किसी को जो वो अचानक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गई, एकदम बेहोशी आ गई, गिर गया, तो वो कई बार एरिथमिया होने की वजह से होता है, कई बार ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से होता है। तो ये सिम्टम्स कॉमन है। किसी को चेस्ट का डिस्कम्फर्ट होना, किसी को जो है ना बेहोशी हो जाना, या बेहोशी हो जाना। कुछ तरह के हार्ट अटैक होते हैं जिसमें वॉमिटिंग भी होती है। तो अक्सर लोग गलत फहमी में रहते हैं कि मेरा पेट खराब है। तो एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन होता है जिसे कहते हैं इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसमें डायफ्राम इरिटेट हो जाता है, उसकी वजह से वॉमिटिंग होती है। तो वॉमिटिंग आना तो लोग कहेंगे तो हार्ट का नहीं हो सकता, तो इसलिए कई बार गलत फहमी में जो है ना मिसडायग्नोस हो जाता है और केस जल्दी खराब भी हो जाता है। कहने का भाव दिल बड़ा शरारती है, ये मरीज को जल्दी पता नहीं लगता कि उसके साथ हो क्या रहा है। क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए आपके हिसाब से आज की डेट में? सबसे पहले तो जो है ना, जो भी कोई है जैसे यंग है या इवन मिडिल एज भी है, तो उसमें ये उसको ये देखना है कि मुझे रिस्क फैक्टर क्या है। 5 रिस्क फैक्टर्स बड़े कॉमन हैं, बहुत ओल्ड है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर जी, किसी को डायबिटीज होना, ओबेसिटी ओवरवेट होना, स्मोकिंग करना, चौथा है कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, जिसे डिस्लिपिडीमिया कहते हैं। ये 5 रिस्क फैक्टर तो बड़े स्टैंडर्ड हैं, ये चीज़ देखने चाहिए। अगर किसी को कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो वो लो रिस्क ग्रुप में है, ठीक है, उसको होने के चांसेस कम है। या किसी को जेनेटिक है कि फैमिली में अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ था या उसमें तो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन हो जाता है, तो ये चीज़ देखना चाहिए। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई सिम्टम्स भी नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, फिर भी एक कोलेस्ट्रॉल करा लेना चाहिए, एटलीस्ट बाई 30-40 ईयर्स ऑफ एज जरूर होना चाहिए। तो उसे उसका अपना स्टेटस मालूम है कि मेरा स्टेटस क्या है कोलेस्ट्रॉल का, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के जो रिकमेंडेशंस हैं वो ईयर बाय ईयर चेंज होते रहते हैं। पहले जो है ना, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल जो है जिसे ख़राब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं LDL, फिर देखा गया दूसरा ट्राइग्लिसराइड, ये जो है ना कोलेस्ट्रॉल जो है ना बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं, और HDL जो है ना वो गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। वो इसलिए कहलाता है कि LDL एंड ट्राइग्लिसराइड ये है डिपोजिशन करते हैं अंदर कोलेस्ट्रॉल का, और HDL जो है उसको रिवर्स करता है, वो रिमूव करता है। तो जितना HDL ज़्यादा होगा उतना प्रोटेक्टिव होगा, अच्छा होगा, और जितना LDL और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होंगे वो बैड होंगे आपके हेल्थ के लिए। तो पता जब चलेगा जब आप चेक कराएंगे। बिल्कुल, चेक कराए बिना हमें कभी भी अपनी हेल्थ का स्टेटस नहीं पता लग सकता। और लेकिन ये हमारा, मैं कहूँगी, दुर्भाग्य है कि हम जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। हाँ, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है कि हम जो है हॉस्पिटल से भागते हैं। हमें ये कंसेप्ट नहीं है कि हम अपना रूटीन चेकअप करवाएं। बिल्कुल, चेकअप नहीं कराएं। अपनी गाड़ी का, कार का चेकअप जरूर करा लेंगे हम, हर महीने 3 महीने में जरूर चेकअप, सर्विसिंग भी होगी सबकी। हम गाड़ी को बहुत चाहते हैं, अपनी कार को बॉडी की सर्विस नहीं होती, बॉडी की सर्विस नहीं चाहता है कोई, और बॉडी को नहीं चेक कराना चाहता। तो उसकी वजह से अभी जो है बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, नए इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनसे अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है। से एग्जांपल अभी एंजियोग्राफी जैसे होती थी डिटेक्ट करने के लिए कि कोई कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है कि नहीं, अभी जो कंप्यूटराइज जो हो जाती है CT एंजियोग्राफी कहते हैं, उसको करने से पता लग जाता है। तो उसमें देख लेते हैं कोई कैल्शियम डिपॉजिट तो नहीं है। कैल्शियम डिपॉजिट है अगर कोरोनरी आर्टरीज में, इसका मतलब वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन पहले हुआ है, वही एडवांस फॉर्म में कैल्शियम बन जाता है। तो वो कैल्शियम स्कोर देखने से पता लग जाता है कि कितने जो है ना जगह पे कोलेस्ट्रॉल है, डिपोजिशन हुआ होगा, तो उससे पता लग जाता है। फिर दूसरा CT एंजियोग्राफी से पता लग जाता है कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं किसी आर्टरी में। फिर तीसरा जो है ना आपका कोलेस्ट्रॉल के लिए डिटेल पता कर लेते हैं, कितना LDL है, कितना HDL है, कितना ट्राइग्लिसराइड है, और भी एडवांस टेस्ट होते हैं, उनसे ये पता लग जाता है कि ये जो है पेशेंट लो रिस्क ग्रुप में है या हाई रिस्क ग्रुप में। अगर किसी को कोई सिम्टम्स भी नहीं है लेकिन सडनली कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई आ गया,
तो अभी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है और उन लोगों में आने वाले इवेंट्स को बचाया जा सकता है, आने वाले हार्ट अटैक को बचाया जा सकता है। हार्ट को लेकर सर वॉल्व और स्टंट ये बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, किस सिचुएशन में एक डॉक्टर रिकमेंड करे? स्टेंट जो होता है नॉर्मली जो है ना, जैसे हार्ट अटैक अगर होता है या कोई आर्टरी में ब्लॉकेज है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, उसको अंदर से क्लीन जो है रिमूव करने के लिए, द ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए वो डिप्लॉय करते हैं स्टेंट, ठीक है। तो वो जो है उसका काम भी ये होता है, कहीं पे ब्लॉकेज हो गया, कहीं पे जो है ब्लड फ्लो रुका हुआ है, तो वहाँ पे उसको आर्टरी को खोल के वहाँ पे स्टेंट डिपॉजिशन लगा देते हैं। तो ये तो कहते हैं स्टेंटिंग, एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग, ये तो ट्रीटमेंट है एंजाइना का और हार्ट अटैक का। वैल्व जो है ना विद टाइम कभी भी ख़राब हो जाते हैं, जैसे बहुत सा टाइम ओल्ड एज में पर्टिकुलरली एओर्टिक वैल्व जो है ना, ये देखा गया है कि उसमें जो है ना कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है, उसमें स्टेनोसिस हो जाती है। पहले इस तरह के वैल्व जो ख़राब होते थे उसमें सर्जरी होती थी, वैल्व रिप्लेसमेंट ही होता था। बट अभी जो न्यू टेक्निक्स है उसमें ऊपर से ही कैथेटर टेक्निक से भी जो वैल्व को विदाउट सर्जरी उसको इम्प्लांट कर देते हैं, दूसरा कर देते हैं। बट उसके लिए अलग अलग इंडिकेशंस है। तो यंग पेशेंट में स्टिल अगर जो है वाल्व ख़राब होता है तो सर्जरी करते हैं। बट ओल्डर पेशेंट फॉर एग्जांपल मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज, मोर 65 ईयर्स ऑफ एज, या किसी को साथ में और दूसरी डिजीज़ है जिनमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है, सर्जरी बहुत हाई रिस्क है, तो उन कंडीशन में जो है कैथेटर वैल्व जिसे टावर कहते हैं या टावी कहते हैं, ट्रांस एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट, तो उसको जो है ना करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि अगर हमने वॉल्व हमने करवाया है या स्टंट हमारे अंदर है हमारी बॉडी में अब, तो हम कुछ भी खा सकते हैं, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल है। आपको क्या लगता है? ये गलत है। देखिए, जब जो होता है कि एथेरोस्क्लेरोटिक जो डिजीज़ है वो जनरलाइज्ड होती है। हम जो है ना अगर जो स्टेंट डालते हैं दैट मीन्स ओनली रिमूवल ऑफ ब्लॉकेज, डिजीज़ को वो कंट्रोल नहीं करता, डिजीज़ को मेडिसिन कंट्रोल करती है, रिमूव नहीं करती, ख़त्म नहीं करती, कंट्रोल करती है। अगर आप जो है ना रिस्क फैक्टर घटाएंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना लो रखेंगे, साथ में और दूसरी मेडिकेशन वो भी लेंगे, तो वो जो अंदर जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है वो आपको परेशान नहीं करेगा, वो आपको बढ़ेगा नहीं। कई बार हो सकता है वो घट भी सकता है, वो आपको परेशान नहीं करेगा। कोई चीज़ परेशान नहीं कर रही है, नॉर्मल वो जो है स्टेबल है, तो उससे डरने की बात नहीं होती। लेकिन उसके लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है, चाहे आपका स्टेंट हो या आपका बाईपास सर्जरी हुई है, दोनों ही कंडीशन में डिजीज़ नहीं ख़त्म हो जाती। डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन आपको लाइफ लॉन्ग लेनी ही पड़ेगी। जिम का कल्चर है यूथ में बहुत ज़्यादा, और जिम कल्चर में भी देखने को ऐसे मतलब सुनने को न्यूज़ आती हैं कि जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा कुछ बॉडी बनाने के लिए, बिल्डिंग के लिए कुछ ऐसे ड्रिंक्स पी लेते हैं या फिर हैवी एक्सरसाइज, उसके बाद हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है उन सब चीज़ों का। क्या रीज़न समझते हैं? देखिए, जिमिंग जो है ना, एक्सरसाइज इज़ अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है, सबको करनी चाहिए, एक्सरसाइज करने की कोई बुराई नहीं। लेकिन कई बार होती है अंडरलाइंग डिजीज़ होती है किसी को, उसको मालूम ही नहीं है, डिटेक्ट ही नहीं हुआ। तो जब डिटेक्ट नहीं हुआ तो वो जिम करने का मतलब एक्सर्शन कर रहा है, तो उस टाइम पे उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोई भी जिसको रिस्क फैक्टर्स हैं या किसको कभी कोई सिम्टम्स हुए हैं, तो वो अपना पहले एक कार्डियक इवैल्यूएशन करा ले, उसके बाद जिमिंग करे। जिमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिमिंग कर सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जिमिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होता है, तो उनको साथ में ये देखना चाहिए कि अपना डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का स्टेटस क्या है, और ये डिजीज़ हैं जो कि डायरेक्टली हार्ट को अफेक्ट करती हैं, और हार्ट का स्टेटस क्या है। तो आप कितनी एक्सरसाइज किस लेवल की कर सकते हैं वो आपका कार्डियक इवैल्यूएशन के बाद में बताया जा सकता है। किस लेवल की हाई इंटेंसिटी करेंगे, मॉडरेट इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, वो करेंगे, उसको करेंगे। वही दूसरी चीज़ जो है सप्लीमेंट लेने की। सप्लीमेंट एक्चुअली जो है ना, ये गलत कंसेप्ट है। आप जिमिंग किस लिए कर रहे हैं इस पे देखना है। आप अपनी हेल्थ के लिए जिमिंग कर रहे हैं या अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए जिमिंग कर रहे हैं। कुछ लोग जो है ना, जो मास बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग के लिए करते हैं, उनको हाई प्रोटीन डाइट इंटेक की ज़रूरत होती है। तो वो हाई प्रोटीन आपको नेचुरल फूड से ही मिल सकता है, बहुत से टाइम पे सप्लीमेंट भी लेने पड़ते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है हर एक को जो है ना, जो है सप्लीमेंट या वो लेने की ज़रूरत है। तो उसमें भी जो है ना, कुछ कभी कुछ लोगों को ऐसे भी होते हैं जो कि स्टेरॉइड इंजेक्शन जो होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एक्चुअली नॉर्मल बॉडी में एक हार्मोन होता है मेल में जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। उसका काम होता है मसल बिल्ड करना, बॉडी की मसल्स जो है ना करनी।
तो वो आर्टिफिशियली जो है ना ऊपर से इंजेक्टेबल ले सकते हैं। बहुत सारे जो ओल्ड एज होते हैं उन पेशेंट में दिया भी जाता है जस्ट फीलिंग अ वेल बीइंग, बट वो लेने से जो होता है नेचुरल जो मैकेनिज्म होती है वो हार्मोन को प्रोडक्शन की या सिक्रेशन की वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, उससे आगे चल के नुकसान होते हैं। या बहुत से लोग होते हैं सिंपल बहुत ही कीटो डाइट जैसे कहते हैं, बहुत हाई प्रोटीन डाइट एकदम से ले लेते हैं, सडनली बहुत हाई प्रोटीन डाइट लेने से किडनी इंजरीज जी जी बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स इस तरह प्रॉब्लम थे। तो डाइट और वो एक्सरसाइज जो है ना आपको अकॉर्डिंग टू नीड करनी चाहिए कि व्हाट इज योर गोल, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, और आपको किस लेवल पे एक्सरसाइज करनी है, आपको मॉडरेट इंटेंसिटी पे करनी है या हाई इंटेंसिटी करनी है। देखिए बेस्ट स्वीट स्पॉट इज अ मॉडरेट इंटेंसिटी। somebody is young, somebody is doing and somebody wants a very good body and very good athletic this thing endurance, then moderate intensity is very good. High intensity जो particularly एक पर्टिकुलर गोल है जो अचीव करना चाहते हैं उनके लिए हाई इंटेंसिटी सही होती है। या किसी को डिजीज़ है या किसी को रिस्क फैक्टर्स है तो उनके लिए लो इंटेंसिटी इज़ द बेटर वन। तो आपका प्रोफाइल क्या है, आपका हेल्थ प्रोफाइल क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। अब तो बहुत सारे जैसे मोबाइल्स भी हैं या मतलब स्मार्ट वॉचेज हैं उसमें हेल्थ स्टेटस मांगता है, तो आपको इंटर करना पड़ता है आपका हेल्थ स्टेटस क्या है। तो आप जो है बिफोर गोइंग टू द दिस थिंग इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस आप अपना हेल्थ स्टेटस चेकअप करा लें, तो उसके बाद में करें, उससे कोई नुकसान नहीं है। एक्सरसाइज बुरी नहीं है, बट यू शुड नो कि कहाँ पे जो है ना लिमिटेशन है, अवेयर होना चाहिए आपको अपने बारे में। जी सो डॉक्टर अनवर खान हमसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो साडे नाल सन दिल दे इलाज करने वाले डॉक्टर अनवर खान जिन्हां दा ये कहना है कि दिल भी तुहानू कदे दसेगा नहीं कि मैं बीमार होने वाला। सो अपनी सेहत का ध्यान, अपने शरीर का ध्यान सानू आप रखना पएगा, जागरूक होना पएगा, समय समय ते अपने टेस्ट भी करवाते रहना चाहिए है ताकि सानू साडी हेल्थ स्टेटस पता लगता रहे। एक खास गलबात तुहानू किदां दी लगी जरूर कमेंट करियो। हुण दिओ इजाजत, नमस्कार। थैंक यू। होर प्रोग्राम ते न्यूज़ अपडेट ਲਈ सब्सक्राइब करो साडा YouTube चैनल RPD 24 न्यूज़ ते क्लिक करो बैल आइकन ते।